नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको दहेज उत्पीड़न से जुड़ी समस्याओं पर कानूनी सलाह देंगे। अगर कोई महिला दहेज के लिए मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रही है तो वह हमें कानूनी सहायता के लिए संपर्क कर सकती है। आप फोन करके दहेज उत्पीड़न मामलों पर कानूनी जानकारी या सलाह ले सकती हैं। दहेज प्रथा से जुड़ा सबसे बुरा पहलू इसके लिए महिलाओं पर होने वाला अत्याचार है। दहेज उत्पीड़न के मामलों में दहेज के लालची परिवार या पति शादी के बाद लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। कई बार तो दहेज की मांग बार बार की जाती है और महिला को ससुराल में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। यहाँ कई बार महिला की हत्या तक बात पहुंच जाती है और कई बार उन्हें प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर किया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक भारत में दहेज उत्पीड़न के चलते करीब हर घंटे एक महिला की मृत्यु होती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2019 में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध दर्ज किए गए उनमें से 30% अपराध पति या ससुराल वालों द्वारा महिला प्रताड़ना के हैं। दहेज महिलाओं को प्रताड़ित करने का एक मुख्य कारण है। दहेज की मांग करना ही नहीं, उस मांग को पूरा करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। 1961 में बनाए गए दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत दहेज लेने और देने की प्रक्रिया में सम्मिलित अपराधी को कड़ी सजाओं का प्रावधान है। इसके तहत पीड़ित परिवार से कोई भी व्यक्ति शिकायत दर्ज करवा सकता है। कई कारणों से पीड़ित परिवार दहेज संबंधी शिकायत कराने से हिचकिचाते हैं, जिसके चलते इसमें महिला अधिकारों से जुड़ी गैर सरकारी संस्थाओं को भी केस दर्ज करवाने का अधिकार है। वहीं जिला अधिकारी ऐसे मामले में खुद भी संज्ञान ले सकते हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी। दहेज उत्पीड़न कानून की ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलेकर जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार सर। तो अगर आपका दहेज उत्पीड़न से जुड़ा कोई भी सवाल है तो फोन करके आप राय ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। नंबर आप नोट कर लीजिए। 2 नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर 012061279337। एक और नंबर आप डायल कर सकते हैं 012061279338। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप डायल करें। दहेज रोकथाम से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप सवाल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि दहेज प्रताड़ना को कानूनी तौर पर किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? दहेज उत्पीड़न क्या कहते हैं, ये एक सामाजिक समस्या है और हमारे देश में कई सालों से चले आ रहा है। और इसका मेन कारण जो पुरुष प्रधान जो सोसाइटी है, पेट्रियार्कल सोसाइटी जो हम कहते हैं, वही कारण है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये इसलिए बनाया, डाउरी जो सिस्टम है इसलिए बनाया गया ताकि लड़कियों को दिक्कत ना हो, ये गिफ्ट है, कंपल्सन नहीं है जी। पर जिस आज के दौर में जो हम रह रहे हैं, ये जो आपके हमारे जो बहन है, औरतें हैं, उनको बहुत समस्या हो रही है और उनकी जान तक जा रही है। तो सरकार ने 1961 में पहले एक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया, फिर 1983 में 498A जो एक ऑफेंस है जो इंडियन पीनल कोड में उन्होंने ऐड कराया। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे जजमेंट्स ऐसे पास किए, डायरेक्शन पास किए इस मामले में। पर जो है ये एक सामाजिक समस्या है, तो समाज को कानूनी तौर पे ठीक से बिहेव करने के लिए या एक ये जो प्रथा है इसको खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है, लॉ की मदद से या कानून की मदद से।
अब डाउरी हरासमेंट जो है उसका डेफिनेशन ऐसा आता है कि शादी के समय या शादी से पहले या शादी के बाद कोई भी प्रॉपर्टी हो या कोई अ, अ, और चीज गिफ्ट की तरह हो जो सिक्योरिटी हो, उसकी मांग की जाती है शादी करने के लिए, तो उसे डाउरी माना जाता है। तो डाउरी को लेके जो भी महिला को हैरेसमेंट होता है, वो शारीरिक हो सकता है, मानसिक हो सकता है, उसको डाउरी हैरेसमेंट कहा जाता है। और कानून में इसके लिए सख्त प्रावधान है ताकि ये सब ना हो। जी, ये तो सर यहाँ पर कानूनी तौर पर इसकी जो परिभाषा है उसके बारे में आपने यहाँ पर बात की, लेकिन ये बताइए कि दहेज प्रताड़ना होने पर कहाँ और कैसे शिकायत कर सकते हैं? दहेज प्रताड़ना जो है एक क्रिमिनल ऑफेंस है, तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन जाके एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। उसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन के बारे में एक स्पेशल ऑफिसर बनाया गया है, हर जिले में रहते हैं, और सोशल वेलफेयर ऑफिसर रहते हैं, और एक कमेटी भी बनाई गई है अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट ऑफ 1961। तो उसमें भी आप जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, और कोई भी पुलिस ऑफिसर कंप्लेंट लेने से मना नहीं कर सकता है। वो आप कभी भी जाके लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं। जी, दहेज के मामलों में सर 498A के बारे में हमने कई बार सुना है, लेकिन इसको विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे कि 498 क्या होता है और क्या 498A के तहत सजा का प्रावधान है? हाँ जी, 498 ये जो है इंडियन पीनल कोड का ही भाग है, और ये सिर्फ डाउरी हैरेसमेंट के लिए नहीं है, ये एक लार्जर इशू के लिए है, जिसमें महिला के ऊपर जो भी क्रूएल्टी हो रहा है, मानसिक या शारीरिक, और या फिर उनको सुसाइड करने पे या उनकी बॉडीली हार्म के लिए होता है, तब 498 का इस्तेमाल करके दोषी को सजा देने के लिए प्रावधान है। उसमें 3 साल तक सजा देने के लिए प्रावधान 498A में, और ये 1983 में अमेंडमेंट करके इसमें इंडियन पीनल कोड में लेके आए। सर, हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि शादी से पहले दहेज की मांग अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस पर किस तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं लड़की के परिवार वाले? कानून के हिसाब से शादी से पहले या शादी के बाद या शादी के समय में जो भी डाउरी का डिमांड होता है, उसमें कोई अंतर नहीं है। ये सब गैर कानूनी है और उस पर कार्रवाई हो सकती है। और जैसे मैंने पहले कहा, एफआईआर करके या फिर डाउरी ऑफिसर के पास जाके या डीएम के पास जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सुनवाई जरूर होगी। अभी जैसे ऑफिसर्स के बारे में आपने यहाँ पर बताया, तो ये भी बताइए कि किस तरीके से उनकी जिम्मेदारियां होती हैं इस पूरे मामले में, और लोग कैसे उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, कैसे उन तक पहुंचे? जी, डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर जो है वो 1961 के जो एक्ट है हमारा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, उसमें ही प्रावधान बना के ऐसे ऑफिसर का नियुक्ति हुआ है। एंड उनको सपोर्ट करने के लिए एक कमेटी भी है, सोशल वेलफेयर कमेटी, वो हर जिले में रहता है, और उस कमेटी में 2 महिला मेंबर होना जरूरी है। ये सब प्रावधान किया गया है जी। ये, और उसके अलावा भी हर पुलिस स्टेशन में महिला थाना वगैरह बनाया गया है, ताकि लोगों को आसानी हो उन तक पहुंचने के लिए। जी, सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि एक दहेज केस लड़ने में औसतन कितना वक्त लग जाता है? अब ये दहेज का केस जो है वो नॉर्मल क्रिमिनल केस ही है, उसके लिए कोई स्पेशल ट्रिब्यूनल वगैरह नहीं है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने ही केस लड़ते हैं, तो इसमें कोई टाइम लिमिट ऐसा बोल नहीं सकते, पर जहां तक अंदाजा है 3 से 4 साल लग जाते हैं। पर ये जरूरी नहीं है कि हर केस में हो, पर जहां तक हमने देखा है, जैसे हमने कहा भी था कि सोशल समस्या है, सामाजिक समस्या है जी। बहुत सारे केस में ये कंपाउंडिंग होके या मीडिएशन द्वारा या किसी समझाने के बारे उसके पश्चात सुलझ जाते हैं, और ये डाउरी को लेके उसके अलावा भी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मैट्रिमोनियल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब सुलझ जाते हैं।
और बहुत सारे केस पूरे जजमेंट होने तक या ट्रायल होने तक नहीं होता। बहुत सारे केस मीडिएशन से सुलझ जाते हैं। हाँ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि 498 ए दहेज उत्पीड़न के लिए बनाया गया अमेंडमेंट नहीं है। ये लार्जर इशू को कवर करता है। जो औरत होती है, जो महिला होती है, उनको जो भी सुसाइड करने पे या शारीरिक हानि करने पे या मानसिक हरासमेंट करता है, उन उस सब चीजों को रोकने के लिए 498 ए का प्रावधान दिया गया है इंडियन पिनल कोड में। ये सिर्फ दहेज के लिए सीमित नहीं है, पर जो लिखा गया है दहेज के लिए भी वो पर्याप्त कानून है। जिस जो शब्द का उपयोग हुआ है वो दहेज के लिए सही भी बैठता है, क्योंकि आप जानते हैं दहेज के लिए मारपीट तो होता ही है, कहीं पे सिर्फ मेंटल क्रुएल्टी होता है, जैसे ताने दिए जाते हैं। जी। ये मेंटल क्रुएल्टी है, इसका आप सबूत नहीं दे सकते। तो ऐसी चीजें भी कवर होता है 498 ए में। और इसमें जो भी रिलेटिव्स है जिन्होंने ताने दिए हैं, मान लीजिएगा कोई ननद है जो दूसरे जगह पे रहती है और फोन करके हैरास करती है औरत को, तो ऐसे चीजें भी 498 ए में के प्रावधान में लेके आ सकते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है और सजा भी हो सकती है। जी सर, ये भी बताइए कि क्या शादी के बाद घरेलू हिंसा पर सेक्शन 498 ए लागू करने की कोई समय सीमा भी होती है क्या? हाँ जी, जो लिखा गया है 7 साल के अंदर जो भी उत्पीड़न होगा वो डावरी के लिए ही उत्पीड़न किया गया है, ये माना जाएगा। पर इसके अलावा अगर 7 साल के बाद होता है तो ऐसा नहीं है कि उसको डाउरी हरासमेंट नहीं माना जाएगा। पर जो केस बनता है वो थोड़ा सा अलग बनेगा और अब उसके फैक्ट के अलावा उसके फैक्ट के ऊपर जाएगा। जो तो आप आपके सवाल जो है उसका जवाब यही रहेगा, 7 साल के अंदर जो भी हरासमेंट होगा उसको डाउरी हरासमेंट ही माना जाएगा। जी सर, ये भी जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को कि क्या 498 ए के तहत बिना नोटिस के भी गिरफ्तारी हो सकती है? अब ये ऐसा था कि अब जब तक अर्नेश कुमार गुप्ता जो केस हुआ सुप्रीम कोर्ट में, उसका जजमेंट आने से पहले बिना नोटिस के भी अरेस्ट हुआ करता था। पर बहुत सारे फर्जी मामले आने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें होने लगी। जैसे मैट्रिमोनियल समस्या रहती है पति पत्नी के बीच में, उसको दहेज हरासमेंट के कानून के अंदर लिया के कंप्लेंट करना, ये सब हो रहा था। तो इसीलिए उस जजमेंट में, अर्नेश कुमार गुप्ता के जजमेंट में, उससे पहले प्रीति गुप्ता के जजमेंट में ये कहा गया है कि एकदम से अरेस्ट ना करें, उनको सेक्शन 41 ए के अंदर, सीआरपीसी के अंदर नोटिस दे और उनके जांच पड़ताल के बाद ही अरेस्ट करें। अब पहले पूरे परिवार के लोगों को एकदम से अरेस्ट करने पे बहुत दिक्कत हो जाती थी। ये सब सुलझाने के लिए अर्नेश कुमार जजमेंट में प्रावधान बनाया गया। सर, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि क्या ससुराल के कोई रिश्तेदार जैसे सास, ननंद, देवर कोई भी है, क्या उनके ऊपर भी केस दर्ज किया जा सकता है? हाँ जी, 498 ए जो है ये बहुत क्लियर है कि जो भी रिश्तेदार है, अगर वो डाउरी हैरेसमेंट में शामिल है और उन्होंने डाउरी हैरेसमेंट किया है फिजिकली या मेंटली, तो उनके ऊपर केस किया जा सकता है। पर ये सिर्फ फैमिली मेंबर जो है उन पे, अगर वो एडॉप्टेड भी है तो भी उनके ऊपर केस कर सकते हैं और कार्रवाई कर देते हैं। पर अभी जैसे मैंने कहा कि पहले तो पूरे सब लोगों को इकट्ठा करके अरेस्ट करके फिर कार्रवाई होती थी। जब से अर्नेश कुमार का जजमेंट आया है, पहले नोटिस दिया जाता है और पूछताछ के बाद अगर जरूरत पड़े परिवार वालों को अरेस्ट। जी सर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि यदि कोई रिश्तेदार दहेज संबंधी उत्पीड़न का सामना कर रहा है तो क्या दूसरा इन कानूनों के अंतर्गत शिकायत दर्ज करवा सकता है?
वो करवा सकता है। ये सारे प्रावधान है, जो जो लीगल राइट्स है उनके ऊपर उनके जो भी लागू होता है वो वो करवा सकते हैं, कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं। और जो कंप्लेनेंट है जिसके ऊपर डाउरी हरासमेंट हो रहा है, अगर मान लीजिएगा उसको लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी वो केस दर्ज कर सकती है। और सारे जो भी कानूनी प्रावधान है, ये हमें समझना चाहिए महिलाओं की संरक्षण के लिए बनाया गया है। एक दो लोग होंगे जिन्होंने इसका गलत उपयोग किया है, पर कानून जब बनाया गया था ये बहुत अच्छे उद्देश्य से, ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो, संरक्षण हो, और समाज में कोई भेदभाव ना हो पुरुष और महिला के बीच में। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये कानून बनाया गया है। जी सर, कई सारे सवाल हैं और आप लगातार इतनी अच्छी जानकारी भी दे रहे हैं हमारे तमाम दर्शकों को। सर, ये भी बताइए कि दहेज उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं को पुलिस सुरक्षा और काउंसलिंग भी क्या मुहैया करवाई जाती है? हाँ जी, पुलिस सुरक्षा जहां तक जरूरत है वो की जा सकती है। बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं जिसमें माँ बाप के घर में चली जाती है और ससुराल में ये केस नहीं करती है, किसी कारण से जब माँ बाप के यहाँ जाती है तभी वो केस करती है। तो प्रावधान ऐसे भी बनाया गया है कि आप लोकल पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ससुराल की जगह पे जाके कंप्लेंट करें। और ऐसे काउंसलिंग जो डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर है, सोशल वेलफेयर कमेटी है, जैसे वुमेन्स कमीशन है, ये सब लोग काउंसलिंग के बारे में बहुत ये तवज्जो देते हैं और दिया भी जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये एक सामाजिक समस्या है और इसके बारे में लोगों को जानकारी होना चाहिए। और बहुत सारी जगह पे ऐसा हो जाता है कि उत्पीड़न होते हुए भी लोग केस करने के तैयार नहीं होते हैं, वो डर जाते हैं। तब ये डाउरी ऑफिसर वगैरह जो है और सोशल वेलफेयर कमेटी है, ये बहुत काम आती है। उसमें पुलिस ऑफिसर भी रहते हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे महिलाओं को आसानी हो जाती है अपने कंप्लेंट वगैरह दर्ज कराने। जी, कई बार हमने देखा है कि दहेज उत्पीड़न के कानूनों का दुरुपयोग भी सर किया जाता है। इन हालातों में झूठे दहेज मुकदमे से किस तरीके से बचा जा सकता है? अब दहेज उत्पीड़न का जो भी केस होता है, जैसे मैंने कहा, ये महिलाओं के संरक्षण के लिए किया गया है। जी। कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि दुरुपयोग नहीं होता है, करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बार ऐसे डायरेक्शन दिए हैं, प्रीति गुप्ता केस में, अर्नेश कुमार केस में और ललिता कुमारी केस में भी दिया है। तो ये ऐसा, ये जो सेक्शन 41A का नोटिस देने का जरूरत जो बनाया गया है जी। ये सब फर्जी केस से बचने के लिए किया गया है। उसके अलावा जो भी कानूनी जो अवेलेबल ऑप्शंस है, जैसे 482 में जाके हाई कोर्ट से आप वॉच करा सकते हो, या फिर एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हो, या फिर जो अगर चार्जशीट हो गया है तो डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। ये सब तो कानूनी प्रावधान तो है ही। जो भी झूठे केस से बचने के लिए सारे प्रावधान तो हमेशा से है, सिर्फ डाउरी हरासमेंट के लिए नहीं है, बाकी केसों में भी ये सारे प्रावधान है। जी, आज के विषय पर हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।